भाई, कभी सोचा है कि पत्थर भी बोलते हैं? नहीं ना, लेकिन अगर तुम राजस्थान के अलवर जिले में जाओगे तो वहाँ के पत्थर बोलते नहीं, चीखते हैं। आज की तारीख में हम जिस जगह की बात करने वाले हैं उसे दुनिया भानगढ़ कहती है। एशिया की मोस्ट हॉन्टेड जगह। YouTube पर सर्च करो या गूगल पर, हर जगह बस एक ही बात लिखी है, वहां मत जाना। लेकिन भाई, मेरा सवाल यह है कि क्यों? आखिर एक हंसता खेलता शहर जो कभी सोने की चिड़िया था, वो रातों रात भूतों का अड्डा कैसे बन गया? आज जब तुम वहां जाते हो तो तुम्हें क्या दिखता है? टूटी हुई दीवारें, बिना छत के मकान और एक अजीब सी वीरांगी। वहां की हवा में एक भारीपन है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारी छाती पर बैठी हो। वहां के कबूतर भी गुटरगू नहीं करते, बस फड़फड़ाते हैं। सरकार ने वहां एक बोर्ड लगा रखा है, सूर्यास्त के बाद प्रवेश वर्जित है। सोचो भाई, भारत सरकार जो मंगल ग्रह तक पहुंच गई, वो भी इस जगह से डरती है। वो भी मानती है कि सूरज ढलने के बाद उस किले की चारदीवारी के अंदर इंसानों का नहीं, उनका राज होता है। आज की ये वीडियो कोई आम कहानी नहीं है। आज हम उस धूल को झाड़ेंगे जो 400 सालों से उस इतिहास पर जमी है। हम उस दौर में चलेंगे जब भानगढ़ में मौत का नहीं, जिंदगी का जश्न होता था। हम जानेंगे उस एक तरफा और पागलपन भरे इश्क के बारे में जिसने एक जन्नत को जहन्नुम बना दिया। कुर्सी की पेटी का स्लो भाई, और अगर डर लगता है तो हनुमान चालीसा पास रख लो, क्योंकि अब हम घुसने वाले हैं भानगढ़ के उस सच में जिसे वहां की मिट्टी भी भूलना चाहती है। चलो घड़ी की सुइयों को 400 साल पीछे घुमाते हैं। साल था 16वीं सदी का। वो भानगढ़ ऐसा नहीं था जैसा आज दिखता है। वो एक सपना था, अरावली के पहाड़ों की गोद में बसा एक ऐसा शहर जिसकी खूबसूरती की मिसालें मुगलों के दरबार तक दी जाती थीं। कल्पना करो उस मंजर की। सुबह का वक्त है, किले के बड़े बड़े लकड़ी के दरवाजे चरमराते हुए खुल रहे हैं। बाजार सजने लगा है, जौहरी अपनी दुकानों पर हीरे मोती सजा रहे हैं। हलवाइयों की कड़ाहियों में देसी घी की जलेबियां छन रही हैं। सड़कें साफ सुथरी हैं और हर तरफ संगीत और हंसी ठिठोली है। राजा माधो सिंह ने इस शहर को अपने बच्चों की तरह पाला था। लेकिन भाई, इस मुकुट का सबसे चमकता हुआ हीरा कोई पत्थर नहीं था, वो थी यहाँ की राजकुमारी रानी रत्नावती। भाई, उनकी खूबसूरती को बयां करने के लिए शब्द कम पड़ जाते हैं। पुराने कवियों ने लिखा है कि जब रानी रत्नावती अपने महल के झरोखे बालकनी में आकर खड़ी होती थी तो नीचे खड़े सिपाही अपनी तलवारें गिरा देते थे। उनकी आंखें हिरनी जैसी थीं, रंगत ऐसी जैसे कच्चा दूध, और आवाज में वो खनक थी जो मंदिर की घंटी में होती है। उनकी उम्र थी बस 18 बरस, यानी वो जवानी की उस दहलीज पर थी जहां खूबसूरती अपने शबाब पर होती है। उनके चर्चे सिर्फ राजस्थान में नहीं बल्कि दिल्ली और आगरा तक थे। बड़े बड़े राजा, नवाब और शहजादे भानगढ़ के राजा को पैगाम भेजते थे, हम आपकी बेटी के लिए अपनी आधी सल्तनत देने को तैयार हैं। लेकिन रत्नावती, वो इन सब से बेखबर अपनी ही दुनिया में मस्त थी। उन्हें राजपाट से ज्यादा प्यार प्रकृति से था, खुशबुओं से था। उन्हें इत्र का बहुत शौक था। भाई, शौक भी ऐसा कि उनके महल के खास कक्ष में दुनिया भर के इत्रों का कलेक्शन था। कन्नौज का गुलाब, मैसूर का चंदन और अरब का ऊन। रानी की पहचान ही उनकी खुशबू थी। लोग कहते थे कि रानी के आने से पहले उनकी खुशबू आ जाती थी। वो अक्सर अपनी सखियों के साथ साधारण कपड़े पहनकर किले के नीचे वाले बाजार में घूमने निकल जाती थी। वो वहाँ इत्र परखती, चूड़ियां पहनकर देखती और खिलखिलाकर हंसती। उस वक्त भानगढ़ का हर शख्स खुश था। उन्हें लगता था कि यह खुशहाली कभी खत्म नहीं होगी। लेकिन वो भूल गए थे कि जहाँ सबसे ज्यादा रोशनी होती है, साया भी वहीं सबसे गहरा होता है। शहर की चकाचौंध से दूर पहाड़ों के अंधेरे में एक शैतान जाग रहा था। भानगढ़ किले से कुछ मील दूर घने और कटीले जंगलों के बीच एक पहाड़ी थी जिसे चुलिया पहाड़ी कहते थे। वहाँ एक गुफा थी। भाई, वो जगह इतनी मनहूस थी कि वहाँ पक्षी भी घोंसला नहीं बनाते थे। उस गुफा के पास से हमेशा सड़े हुए मांस और जलती हुई हड्डियों की बदबू आती थी। उस गुफा में रहता था भानगढ़ का काल तांत्रिक सिंधिया सेवड़ा। सिंधिया कोई साधारण ऋषि मुनि नहीं था, वो वाम मार्गी अघोरी था। वो जो तंत्र मंत्र की काली दुनिया में जीते हैं, उसका हुलिया ही ऐसा था कि देख लो तो 3 दिन तक खाना न खा पाओ। लंबे उलझे हुए जटाधारी बाल जिनमें शायद कीड़े रेंगते थे, माथे पर सिंदूर और राख का गंदा लेप, और आंखें, भाई उसकी आंखें हमेशा लाल रहती थीं, जैसे खून पीकर बैठा हो। वो शमशान में जलती चिताओं के बीच बैठकर साधना करता था। उसकी शक्ति इतनी बढ़ गई थी कि लोग कहते थे वो मरे हुए को भी कुछ पल के लिए खड़ा कर सकता है। वो जिन्नात और बुरी रूहों से बात करता था।
भानगढ़ का बच्चा बच्चा उससे डरता था। अगर किसी को सिंधिया का साया भी दिख जाए तो वो रास्ता बदल लेता था। लेकिन बदकिस्मती देखो, एक दिन शायद किसी मेले में या मंदिर के रास्ते में सिंधिया की नजर रानी रत्नावती पर पड़ गई और बस वहीं से विनाश की उल्टी गिनती शुरू हो गई। वो कोई प्यार नहीं था भाई, एक अघोरी को प्यार कैसे हो सकता है? वो हवस थी, वो एक जिद थी। सिंधिया ने जब रानी के रूप को देखा तो उसका ईमान डोल गया। उसने सोचा ये खूबसूरती महलों के लिए नहीं, मेरी गुफा के लिए बनी है। वो जानता था कि वो एक गंदा बदबूदार तांत्रिक है और रत्नावती एक अप्सरा। अगर वो सीधे राजा के पास रिश्ता लेकर जाता तो राजा उसे कुत्तों से नुचवा देता। वो समाज के नियमों से नहीं, अपनी काली ताकतों से रानी को पाना चाहता था। उसका पागलपन इस हद तक बढ़ गया कि वो छुप छुप कर रानी पर नजर रखने लगा। वो अपनी गुफा में पानी के बर्तन में झांक कर देखता कि रानी क्या कर रही है। वो रात रात भर जागकर मंत्र पढ़ता, ओम ह्रीम क्लीम रत्नावती मम वश्याम। उसका सिर्फ एक ही मकसद था, रानी को अपने बिस्तर तक लाना, चाहे उसके लिए पूरी दुनिया को क्यों न जलाना पड़े। और फिर आया वो काला दिन। अमावस के आसपास का वक्त था। रानी रत्नावती अपनी 2 खास दासियों के साथ बाजार निकली। उस दिन वो बहुत खुश थीं। उन्होंने एक नया केवड़ा का इत्र खरीदने का मन बनाया था। बाजार में चहल पहल थी। रानी एक पुरानी और भरोसेमंद इत्र की दुकान पर रुकी। दुकानदार बिछा जा रहा था, हुकुम, ये देखिए, ये वाला इत्र अभी अभी अरब के सौदागरों से मंगवाया है। रानी शीशियां खोल रही थी, महक ले रही थी। लेकिन ठीक उसी वक्त उस दुकान के पीछे एक पुराने खंभे की आड़ में सिंधिया खड़ा था। उसने अपने गंदे कपड़ों में खुद को छिपा रखा था। उसकी नजरें रानी की गर्दन पर टिकी थीं। जैसे ही रानी का ध्यान भटका और दुकानदार दूसरी शीशी निकालने मुड़ा, सिंधिया ने अपना खेल खेल दिया। उसने अपनी झोली से कुछ राख निकाली, अपनी उंगली काटी और खून की एक बूंद उस राख में मिलाई। उसने एक ऐसा मंत्र पढ़ा जो सिंधु सेवर राख का सबसे खतरनाक वशीकरण मंत्र था, और चुपके से अपनी अदृश्य शक्ति से उस मंत्र को उस इत्र की शीशी पर फूंक दिया जिसे रानी ने अलग निकाल कर रखा था। भाई, यह मंत्र कोई मजाक नहीं था, ये काठ का जादू था। इसका असर यह होता कि अगर रानी उस इत्र की एक बूंद भी अपनी त्वचा पर लगा लेती तो उनका दिमाग सुन्न हो जाता। वो अपनी सारी मर्यादा, सारी शर्म, सारा राजपाट भूल जाती। वो एक कठपुतली बन जाती और पागलों की तरह नंगे पैर दौड़ती हुई सीधा उस तांत्रिक के पास चली जाती। फिर चाहे रास्ते में आग हो या कांटे, वो नहीं रुकती। सिंधिया दूर खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसे अपनी जीत पक्की लग रही थी। रानी ने पैसे दिए और वो शापित शीशी अपने कोमल हाथों में उठा ली। लेकिन भाई, कहते हैं ना कि पाप का घड़ा एक दिन फूटता जरूर है। रानी रत्नावती ने जैसे ही वो शीशी पकड़ी, उन्हें एक झटका लगा। वो कोई साधारण लड़की नहीं थी, वो एक राजपूतनी थी और कुछ लोग कहते हैं कि उनमें भी कुछ दैवीय शक्तियां थीं। उन्हें उस शीशी से खुशबू नहीं बल्कि बदबू आने लगी, सड़े हुए खून की बदबू। उनके हाथ कांपने लगे। उन्हें महसूस हो गया कि कुछ गलत है। रानी ने अपनी नजर उठाए और तीखी निगाहों से बाजार का कोना कोना छान मारा, और वहां दूर एक खंभे के पीछे उन्हें वो 2 अंगारे जैसी आंखें दिखी। रानी सब समझ गईं। वो समझ गईं कि यह उस नीच अघोरी की चाल है। उस पल रानी को डर नहीं लगा, उन्हें गुस्सा आया। इतना गुस्सा कि उनका चेहरा तमतमा गया। इस 2 कौड़ी के तांत्रिक की इतनी हिम्मत कि वो भानगढ़ की इज्जत पर हाथ डाले। रानी ने वो शीशी अपने पास रखने की बजाय पूरे जोर से अपनी पूरी ताकत लगाकर पास में पड़ी एक विशाल चट्टान पर दे मारी। खटाक, कांच की शीशी के हजारों टुकड़े हो गए। वो तेल, वो शापित इत्र उस काले पत्थर पर बिखर गया। बाजार में सन्नाटा छा गया। सब रानी को देख रहे थे। सिंधिया जो दूर खड़ा था, उसका हलक सूख गया, क्योंकि वो जानता था कि तंत्र विद्या का एक नियम है, अगर वार खाली गया तो वो पलटकर वार करने वाले को ही मारेगा। चूंकि वो इत्र अब पत्थर पर गिर चुका था तो वो वशीकरण उस पत्थर पर चल गया। सोचो वो मंजर भाई, जमीन थर्राने लगी। वो भारी भरकम चट्टान जो सदियों से वहां जमी थी, वो हिलने लगी, मानो उस पत्थर में जान आ गई हो। वो पत्थर रानी का आशिक बन गया और उस तांत्रिक से मिलने के लिए बेताब हो गया। पत्थर लुढ़का, पहले धीरे, फिर तेज और फिर आंधी की रफ्तार से। वो चट्टान सीधा उसी दिशा में भागी जहां सिंधिया खड़ा था। सिंधिया ने देखा कि मौत उसकी तरफ आ रही है। वो भागा, वो चिल्लाया, रुक जा, मैं तेरा मालिक हूँ। उसने रोकने के मंत्र पढ़े, उसने धूल फेंकी, लेकिन वो काला जादू अब बेकाबू हो चुका था। चट्टान ने सिंधिया को पहाड़ी के नीचे घेर लिया और धड़ाम
वो टनों वजनी पत्थर तांत्रिक के ऊपर चढ़ गया। उसकी पसलियां टूटकर फेफड़ों में घुस गईं। उसकी रीढ़ की हड्डी का चूरा बन गया। खून का फव्वारा छूट पड़ा। सिंघिया जमीन पर पड़ा तड़प रहा था। उसका शरीर खत्म हो चुका था, लेकिन उसकी शैतानी रूह अभी भी शरीर नहीं छोड़ रही थी। मरते मरते अपनी आखिरी खूनी सांस लेते हुए उसने अपनी लाल आंखें भानगढ़ के किले की तरफ घुमाई। उसकी आवाज में इतना दर्द और नफरत थी कि सुनने वालों के कान फट गए। उसने चीखकर कहा, रत्नावती, तुझे अपने रूप पर, अपनी पवित्रता पर बहुत गुमान है ना? सुन ले, आज मैं मर रहा हूँ, लेकिन मैं अकेला नहीं जाऊंगा। मैं श्राप देता हूँ, आज की रात भानगढ़ की आखिरी खुशहाल रात होगी। कल का सूरज तुम नहीं देख पाओगे। ये पूरा शहर वीरान हो जाएगा। यहाँ की छतें गिर जाएंगी और दोबारा कभी नहीं डलेंगी। जो भी यहाँ मरेगा वो मोक्ष नहीं पाएगा। तुम सबकी रूहें यही कैद रहेंगी टाउन, मेरी तरह। भानगढ़ अब इंसानों का नहीं, भूतों का गढ़ बनेगा। और यह कहते ही उसकी गर्दन एक तरफ लुढ़क गई। तांत्रिक मर गया, लेकिन भाई, शब्द कभी नहीं मरते। वो काले शब्द हवा में घुल गए और भानगढ़ के आसमान पर मौत बनकर मंडराने लगे। उस रात के कुछ ही दिनों बाद, या शायद उसी रात, पड़ोसी दुश्मन अजबगढ़ ने भानगढ़ पर हमला कर दिया। वो युद्ध नहीं था भाई, वो नरसंहार था। दुश्मन सेना भूखे भेड़ियों की तरह शहर में घुस गई। 10,000 बेगुनाह लोग, बच्चे, बूढ़े, औरतें, सबको काट दिया गया। रानी रत्नावती, वो भी नहीं बच पाई। पूरा शहर लाशों से पट गया। महलों की छतें सच में तांत्रिक के कहे मुताबिक भरभरा कर गिर गईं। आज 400 साल हो गए। आज तक भानगढ़ के किसी मकान पर छत नहीं टिकती। जिसने भी छत डालने की कोशिश की, वो छत गिर गई और वो इंसान मारा गया। बात यही खत्म नहीं होती। आजादी के बाद जब भारत सरकार ने इस जगह को संभाला, तो उन्होंने सोचा ये सब बकवास है। ऐसी ने वहाँ किले के अंदर ऑफिस बनाया। पुलिस लगाई गई, लेकिन जो पुलिस वाले वहाँ रात को रुके, अगली सुबह वो या तो पागल मिले या गायब हो गए। किसी ने बताया कि रात को वहाँ दरबार लगता है, किसी ने कहा कि उन्हें बाजार से घुंघरुओं की आवाज आती है। आखिरकार सरकार को भी घुटने टेकने पड़े। उन्होंने अपना ऑफिस किले से 2 किलोमीटर दूर बनाया और मुख्य दरवाजे पर वो बोर्ड लगा दिया, सूर्यास्त के बाद रुकना मना है। ये बोर्ड सरकार की तरफ से उस श्राप की स्वीकृति है। लेकिन इंसान अपनी फितरत से बाज नहीं आता। साल 2012, दिल्ली के 3 लड़के, राहुल, अमित और समीर, जिम जाने वाले, मॉडर्न ख्यालों वाले लड़के, उन्होंने सोचा कि ये बोर्ड, ये कहानियां सब डराने के लिए हैं। उन्होंने शर्त लगाई, आज रात हम भानगढ़ के अंदर रुकेंगे और देखेंगे कि कौन सा भूत हमारा क्या बिगाड़ लेता है। बस यही वो गलती थी जिसने उनकी किस्मत पर ताला लगा दिया। वो गाड़ी लेकर निकले, हंसी मजाक करते हुए। उन्हें नहीं पता था कि वो एडवेंचर पर नहीं, अपनी मौत के साथ डेट पर जा रहे हैं। उस रात उन्होंने गार्ड्स को चकमा कैसे दिया। जब वो अंदर गए तो उन्हें वहाँ क्या दिखा? वो सड़ी हुई बदबू, वो रेंगता हुआ काला साया, और वो एक्सीडेंट जिसका जवाब आज तक पुलिस के पास नहीं है। ये सब हम देखेंगे इस कहानी के पार्ट 2 में। तो भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगला पार्ट आपकी रातों की नींद उड़ाने वाला है। मिलते हैं ब्रेक के बाद। जय हिंद।